कल हमने देखा कि बाजार में बने नए हाईज, आज उन हाईज के आसपास भी अभी तक बाजार जा नहीं पाया। एक लैकलस्टर ट्रेड है, निफ्टी बैंक नीचे है, थोड़ा वोलेटाइल है। निफ्टी की बात करें तो करीब 25 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन बाजार के लिए यहां से ट्रिगर्स कई सारे हैं जिन पर नजर रहेगी। आज शाम को जीडीपी के आंकड़े आ जाएंगे, 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी है, उसके बाद हम क्वार्टर 3 के नतीजों की बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बजट वाले मोड में बाजार चला जाएगा। तो इवेंट्स भर भर के हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये बाजार अपनी तेजी को सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो कुछ कुछ स्टॉक्स तो बहुत अच्छे से चले हैं, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, जो दिग्गज हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो कहेंगे जी हमारा तो पोर्टफोलियो अभी काफी नीचे है। तो उनको करना क्या चाहिए? क्या बाजार में अपने भरोसे को वो बना के रखें? क्या यह बाजार आगे यहां से चलेगा? क्या ट्रेड डील को लेकर जिन अच्छी खबरों का हम इंतजार कर रहे हैं, क्या बाजार को और जोश प्रदान करेगा? इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं जो ना बाजार के नब्ज को बहुत ही बारीकी से टटोलते हैं, बल्कि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सिंगापुर में बैठते हैं और जो एफआईज कम्युनिटी वहां पर है उनसे भी उनके मन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर सर, बहुत शुक्रिया आपका फिर से आज समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ये मार्केट के रिकॉर्ड हाईज को आप कैसे देख रहे हैं? मैं कल से एक ही सवाल सबसे पूछ रहा हूं और आपसे मैं यही पूछूंगा कि आप कितने खुश हैं इस रिकॉर्ड हाई से? मैं तो जी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि नॉट ओनली कि अगर आप ईयर टू डेट नंबर भी देखें तो निफ्टी इज अप 11% और मिड कैप इंडेक्स भी 5-6% ऊपर है शायद। सो ब्रॉडली ऑल्दो हरकत ये छाया हुआ था कि हमारी मार्केट चल नहीं रही है, लास्ट 2-3 महीने में हमारी मार्केट ने काफी कैचअप किया है। और लास्ट 3 महीने एटलीस्ट इस क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर 1 से, तो इंडियन मार्केट अगेन वर्ल्ड मार्केट से भी बेटर कर रहे हैं। तो वी हैव डन बेटर, मतलब 2 महीने ही हुए हैं सिर्फ, लेकिन मुझे लगता है मार्केट टर्न हो गई है। And उसका मेन रीजन था कि अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा थी ईयर टू डेट कंपेयर टू अदर मार्केट्स। तो वो कैचअप हो गया, प्लस इंडिया ने भी काफी चीजें करी इन टर्म्स ऑफ ये इंटरेस्ट रेट कट कह लें, या जीएसटी कट, या इनकम टैक्स कट, या लिक्विडिटी वगैरह। एंड साथ में फिर ये बातें आने लगी कि ट्रम्प टैरिफ जो एक्स्ट्रा 25% लगा है, जिससे हमारी करेंसी वगैरह भी वीक है, वो भी हट जाएगा प्लस माइनस अ फ्यू वीक्स। तो इसलिए नए साल के लिए लोगों ने फिर जो ज्यादा अंडर परफॉर्म की थी मार्केट इंडिया, जिसमें अब ऑन द मार्जिन इंप्रूवमेंट है हर लेवल में, फिर लोगों ने वापस डाले होंगे, यही बात हुई है। समीर सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाजार के लिए जो आगे आप कोई अगर हेडविंड्स हैं तो आपके हिसाब से वो क्या हैं? क्या अगर Q3 के अर्निंग्स में अगर कोई से डिसअपॉइंटमेंट आई, क्या बाजार का वो मूड खराब करेगा? यूएस ट्रेड डील सामने है, अब थोड़ा सा इंतजार बड़ा लंबा हो रहा है, फिर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, पेशेंस टेस्ट हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं बाजार के लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या है आगे? वो इशू को इंडिया जरा सीरियसली नहीं ले रहा, 10 में भी ले रहे होंगे, हमें बता नहीं रहे। लेकिन वो डील अप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऑल्दो ये बात सही है कि उससे हमारी लिस्टेड स्टॉक्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो एक्सपोर्ट हम इंडिया से यूएस करते हैं उसमें ये है जेम्स एंड ज्वेलरी है, या कोई श्रिम्प एक्सपोर्ट है, कि कारपेट एक्सपोर्ट है, इवन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो यू कैन से कि लिस्टेड कंपनीज में है, काफी लिस्टेड कंपनीज हैं। बट इन जनरल यू कैन से कि हमारी जीडीपी को तो जी 20.2% फर्क पड़ेगा, एंड लिस्टेड कंपनियां तो है ही नहीं। बट ऑन द मार्जिन इट स्टिल शोज कि बात सेट नहीं है, बिकॉज अब इवन स्विट्जरलैंड का भी ठीक हो गया रेट 39 से 15। तो उसमें इंडिया जरा हो रहा है, और उसी के लिए मुझे लगता है कि वीकनेस ऑफ करेंसी भी कह लें, प्लस जो छोटी जॉब्स हैं, जो बेचारे ये सब बिजनेसेस में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो उसमें मूड खराब रहता है देश का थोड़ा बहुत। तो इसलिए अब थोड़ा बहुत डील वील करके इसको साइन करना चाहिए। मुझे वो नेगेटिव लगता है कि शुरू से हमने सबने अज्यूम किया कि ये चलो जी बार्गेनिंग हो रही है, 6-9 महीने की बार्गेनिंग हो रही है, एंड ठीक हो जाएगा, और अभी भी हम यही सब सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, तो वो अब हो जाना चाहिए। नहीं, हो तो जाना चाहिए सर। मतलब एक सवाल ये भी है कि बाजार ने ऑलरेडी पॉजिटिविटी दिखाई तो है,
और ये खबरें आ रही थी कि नहीं मोदी जी कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, ट्रंप साहब कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं मोदी जी के करेक्ट बारे करेक्ट में। करेक्ट करेक्ट। तो जो पॉजिटिविटी जो है, जो पॉजिटिविटी जो ट्रेड डील को लेकर है, वो क्या प्राइस्ड इन है, या फिर ट्रेड डील अगर हो जाती है मान लीजिए 15 से 20% के बीच में किसी टैरिफ पर सहमति बन जाती है, तो बाजार को यहां से और रीरेट करेगा वो? नहीं, अगर 15% रेट हो जाए तो फिर थोड़ा री रेट हो सकता है, थोड़ा सा मतलब 3-4%। बट उससे क्या होता है कि फिर आपका ये ओवरहैंग हर वक्त इसी बारे में सोचना खत्म हो जाता है। एंड जनरली हर साल आपकी जो भी आपका अर्निंग्स ग्रोथ तो होती है ना, स्टॉक्स की 11-12%, 15 बाद में फिर हो जाएगी। तो फिर आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड से चलते हो कि जी 12-15% है, कोई ऑब्वियस नेगेटिव नहीं है। अभी क्या है कि जो रुका होगा, जो भी रुके हुए हैं लोग, ऑब्वियसली कई लोग रुके होंगे, वो इसी बात पे होगा नहीं हो नहीं रही, ये बात होती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा उससे नहीं होगा री रेटिंग, बट देन यू कैन मूव ऑन, फिर बाकी चीजों पे आप फोकस करते हो। बट मुझे लगता है वैसे तो मार्केट हैज ऑलरेडी टर्न, बिकॉज अगर आप अक्टूबर 1 से देखें तो इंडियन मार्केट अप है कोई 5.5%। ये मैं डॉलर में देख रहा हूँ, MSCI इंडिया, तो रुपीज में शायद आधा पौना परसेंट और ऊपर होगी। और उसके मुकाबले में चाइना इज डाउन 6%, एंड ये इमर्जिंग मार्केट्स आर आप खाली 1.5%। इवन US नैस्डैक इज अप ओनली 2.5%। तो अब 2 महीने हो गए, तो इट्स नॉट सम ग्रेट दिस थिंग, बट मतलब है कि वो बॉटम हो गया, थोड़ा सा शुरू हो गया है। एंड उसके 2-3 रीजन यही हो सकते हैं कि लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ट्रम्प ने भी बोला जब वो एशिया आए थे कि अब हम डील करने वाले हैं, प्लस इंडिया की तरफ से भी हुआ कि अब होने वाली है। फिर बातें हुई कि इवन 15% रेट हो सकता है, जो पहले हम सोचते थे चलो 25% तो करो कम से कम। अगर वो 15 हो गया, सो दैट इज पॉजिटिव। एंड ओवरऑल एज आई सेड, इट डजेंट मैटर कि उस दिन मार्केट 4% बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है 2-3 दिनों में, बट फिर आप अगले साल में ये सब चीजें छोड़कर अपना अर्निंग्स रिलेटेड बातें करेंगे, एंड फिर वो अगले साल अर्निंग्स ग्रोथ फिर 11-12 की 13-14-15% हो जाएगी। 13-14 तो हो ही सकती है आराम से, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर का जो प्रेशर रहा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो फिर चलती रहती है लाइफ इतने में। ये तो ना कि हर वक्त आपको 20% रिटर्न मिलने होते हैं, वो नहीं मिलते हर वक्त। 11-12-13-14% बहुत बढ़िया रिटर्न है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और ये सही बात है कि ये सिरदर्द कम हो जाएगा कि अच्छा ट्रेड डील को लेकर क्या होगा और क्या प्लस होगा। प्लस आपको 8 लगता है महीने कि तो हो गए कई हमें ट्रेड डील की सेक्टर्स, बातें करते, रोज एक ही बात अपना भी। हाँ एक ही बात, थक जाता है, बर्न आउट हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इज एक्चुअली लोगों की जॉब्स अटकी हुई हैं। एक्चुअली लोगों की पता नहीं नौकरियां कितनी फायर कर दी है बेचारों को। अब वो हाँ श्रिम्प फार्मर, वो कारपेट वाला, वो ज्वेलरी वाला, वो टेक्सटाइल वाले, कितनी नौकरियां तो इसमें लाइव्स आर आल्सो इन्वॉल्व। इंडिया शुड डू नाउ, एंड ऑफ कोर्स US हैज टू आल्सो डू, बट हम तो अपनी तरफ से ही बात करेंगे ना। सर, आप सिंगापुर में बैठते हैं और आपके इंटरेक्शन में मान के चलता हूं कि रोज ही किसी न किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट से होती होगी जिसको हम FIs कहते हैं। जरा ये बताएंगे सर कि उनको भारतीय बाजार में क्या कोई दिक्कत लग रही है, या फिर वो स्ट्रेटेजिकली यहां से दूर हैं क्योंकि बाकी बाजार सस्ते हैं? क्योंकि ना तो अब इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस है, Q3 के अर्निंग्स में थोड़े हमने ग्रीन शूट्स देखे हैं, बाकी डेटा हमारे अच्छे हैं, GDP के हो गए, इन्फ्लेशन के हो गए, मैक्रो पिक्चर हमारी अच्छी लग रही है। तो उनको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आखिर वो पहली बात भारतीय तो बाजार हम ही से दूर FI हैं हैं। जबकि हम डोमेस्टिक फंड्स अपने तो आप जम से के बात खरीद रहे करते हैं? हैं, हम अपने आप से बात करते हैं क्योंकि हम ही FI हैं। आप कह रहे हो दूसरे FI से क्या बात करते, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमें तो बड़े हाँ फ्लोज आ रहे हैं अपने हिसाब से, अपने सर, तो अपने बताइए साइज के आपके फिर हिसाब मन से में आते क्या हैं। चल बट रहा है? इस साल हमारा AUM एज अ फॉरेनर इनटू इंडिया, मतलब इस साल में मैं अगर लास्ट अक्टूबर से जी। गिनूं डबल हो जाएगा। तो फ्लोज बहुत आ रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन एग्रीगेट में क्यों नहीं आ रहे? अब इसका यही रीजन थे पुराने कि इंडिया का AI स्टॉक्स नहीं थे इंडिया में। तो जब लोगों ने AI रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करी होगी जो US में नहीं कर सकते, जैसे एशियन फंड हो, इमर्जिंग मार्केट फंड हो, उसको अगर फैसिनेशन हो कि US स्टॉक्स लेने हैं तो वो उसको खाली, सॉरी AI स्टॉक्स लेने हैं तो वो चाइना, कोरिया, ताइवान वगैरह में ही ले सकते थे, वहां बड़े फ्लोज गए। सेकेंडली इंडिया में शुरू में तो दैट इज जनवरी में तो हर जगह FI सेलिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर इंडिया को आप कहेंगे अलग सेलिंग कब से हुई है, वो जुलाई से ही हुई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में FI फ्लोज भी पॉजिटिव थे। दैट मीन्स आफ्टर दैट इनिशियल सेल विच हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड जनवरी में बिकॉज ऑफ
एवरीबडी थिंकिंग हमें यूएस में डालना है इंस्टेड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब यूएस से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए लोग टैरिफ के बारे में एंड वो पॉलिसी जब बार बार इधर उधर चेंज करी, तब से सारे वर्ल्ड में पैसे गए हैं और इंडिया में भी आ रहे थे। और फिर जून जून नहीं सॉरी जुलाई से रुके हैं। तो अब मैं उसको एसोसिएट जुलाई में किससे करूं? जुलाई का इवेंट था ट्रम्प, द टैरिफ। इसलिए वो ट्रम्प टैरिफ को मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल थिंग है। एंड उसके बाद फिर जैसे ही वो बातें ठीक होती हैं तो अक्टूबर में ये बातें हुई कि अब होने वाली है डील। अक्टूबर में भी एफआई फ्लोज पॉजिटिव थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, घूम फिर के प्लस माइनस अ फ्यू मंथ्स एफआई फ्लो विल बी पॉजिटिव अगेन, बिकॉज एफआई एज ए हैव ऑलवेज moved with stock prices also a little bit, but secondly generally they get money every year। तो उसमें आपने अगर किसी मार्केट को अंडर वेट किया हुआ था तो वो थोड़े दिन आपने उसको ठीक वेट कर दिया, उसके बाद घूम फिर के ये नहीं हो सकता कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसे जा रहे हैं और इंडिया से उसकी फंडिंग हो रही है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है वर्ल्ड की। इंडिया का वेट वर्ल्ड मार्केट में आधा परसेंट होगा जी, आधा परसेंट, ये मैक्सिमम वन से हाफ के बीच में होगा। तो ये नहीं है कि ओ हमें चाइना में पैसे डालने में आधे परसेंट में से कम कर दे, तो इट हैज टू डू वेल ऑन इट्स ओन। एंड इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा 15% वेट है और चाइना का आई थिंक 30 होगा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप चाइना और इंडिया को दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप कहोगे एक हमारा बड़ा चीप है और एक हमारी सेक्युलर ग्रोथ है, एक ने अंडर परफॉर्म किया है। ये सब कोई लॉजिक नहीं है, ये आराम से आ जाएगा। उसकी टेंशन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एफ आई आईज ओवरऑल आर स्टिल देयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक साल इधर एक साल उधर। और वो आप वो सोचो, वही प्राइवेट सॉरी वही लोग प्राइवेट इक्विटी में पैसे पैसे डालते हैं ना, वो है तो एफआईआई। उन्हीं एंड इन्वेस्टर तो वही है ना, 15 50 100 दो भी, सॉवरेन फंड, एंडाउमेंट फंड, ये फंड। और कोई हवा से थोड़ा आते हैं वो पैसे, वही पैसे हैं, कभी प्राइवेट में चले जाते हैं कभी पब्लिक में चले जाते हैं। इसमें इंडिया का ये नहीं है कि इंडिया से बड़े नेगेटिव हो गए। इट विल कम, इट्स ठीक है, चलिए समवेयर अच्छा देयर। सर, आप आपने 5 दिन अपने मार्केट मन चलाओ, में क्या 6 डे चल रहा एफआई हो। सेलिंग बंद हो जाएगी, मेरा ये व्यू होता है हमेशा हाँ, लाइफ में। 5 दिन आप मार्केट अप करो, 6 डे एफआई विल कम। बिकॉज वो भी कंफ्यूज है ना थोड़ा बहुत कि मैंने इतना ज्यादा क्यों डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन मार्केट। इमर्जिंग मार्केट्स आप 28 30%, इंडिया 4 5%। इतनी भी लॉजिक बियॉन्ड अ पॉइंट हर वक्त नहीं चल सकती है लॉजिक, नहीं नहीं, कि जी वहां पे कोरिया में एआई है, वो बात कभी सही है एक दिन सर कि हम एआई थोड़े से ट्रेड कम हो बीच जाता पड़ है, रहे कभी कुछ हैं। हो जाता है। तो दीज आर ऑल रिवर्सल टू मीन टाइप थिंग हो जाती हैं घूम फिर के, ठीक। समीर सर, अब तो आपके भी फंड्स हैं सर, तो जरा बताइए कि अब होता क्या है ना कि जब बाजार नए हाई बनाता है तो पोर्टफोलियो जिसका है वो तो अपनी स्थिति जानता है कि अच्छा कितना ग्रीन है कितना रेड है। लेकिन जो नए लोग होते हैं थोड़े से एक्साइटेड होते हैं कि वो बाजार रिकॉर्ड हाई पे चला गया है, मौका छूट न जाए, मुझे पैसे डालने हैं, म्यूचुअल फंड में करना है या स्टॉक्स में एसआईपी करना है, अलग मुद्दा है। आप अपने पैसे सर कहां डाल रहे हैं इस वक्त? और मैं जो की अपने पैसे सेक्टर्स का हैं, मेरा मतलब है कि बीएफएसआई हो मैं गया, आईटी हो गया, मेटल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, फंड्स का, भाई अपने पैसे यू मीन फंड्स का फंड के पैसा सर। पैसे, क्योंकि मैं तो अपने आप को लेता नहीं हूं, मैं तो फंड में डालता हूं अपने। जी जी जी। सो फंड के पैसे हम कहाँ डालते हैं जी, कि हम आईटी के अभी हाँ, फंड्स अगेंस्ट है वाला ही अभी सर। तक। तो आईटी के पैसे हम अगेन आई मीन आईटी से जी। हम अगेंस्ट हैं, बिकॉज हमें लगता है कि उसमें ग्रोथ काफी बोरिंगली लो है। एंड जब तक ये अच्छी तरह समझ ना आ जाए कि वो एआई से अफेक्टेड नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो 100% अफेक्टेड है। जो मर्जी स्टोरी सुनाए या तो प्रूव करें बियॉन्ड अ पॉइंट। बिकॉज अभी आपने कल परसों मैंने ट्वीट भी किया था कि McKinsey ने ही अपने 200 कंसल्टेंट निकाल दिए एंड दिस गिव द रीजन एआई। अब McKinsey means all these guys want to be like McKinsey for some part of their business, which is the consulting business। एंड वो कंसल्टिंग बिजनेस वाले को क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे अपने तो तुमने एम्प्लॉयज निकाल दिए ऑन द बेसिस ऑफ एआई, मुझे क्यों रेकमेंड कर रहे हो कि मैं कहीं आउटसोर्स करूं किसी कंपनी को या किसी कंट्री को? मुझे लगता है ये सीरियस इशू है। एंड दैट इज द ओनली सेक्टर एज अ बिग टीम वी डोंट लाइक राइट नाउ, बट लेट्स सी अगर 1 2 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आए। बाकी सब ठीक है, बट सबसे बेस्ट फाइनेंशियल है। कंज्यूमर में द लार्ज कंपनीज की ग्रोथ भी बड़ी बोरिंगली लो है। तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है स्मॉलर नेम्स या ये न्यू एज वाले नेम्स और ये हॉस्पिटैलिटी वाले नेम्स, होटल्स और एयरलाइंस एंड ऑल दैट टूरिज्म टाइप। बिल्कुल।
समीर सर, अगर हम ग्लोबल कुछ अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। डॉलर भी हम देख रहे थे कि 100 के ऊपर चला गया था, इंडेक्स अब 99.5 के आसपास का है। चाइना की बात करें तो वहां पर ऐसी बज़ चल रही है कि शायद एक स्टिमुलस आ सकता है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। जापान में जिस तरह से इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, वहां भी चर्चा है कि वहां पर भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तीन ग्लोबल तमाम इवेंट्स के बीच में आप इंडिया के लिए पॉजिटिव्स क्या देख रहे हैं? इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है कि अगर वर्ल्ड क्रैश नहीं बहुत हो जाता है तो इंडिया डजंट केयर। इंडिया ओनली केयर्स अगर वर्ल्ड में कलैप्स हो जाए, तो फिर आप कहोगे कि सब इक्विटी मार्केट्स हैं, सबके एंड इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। अगर यूएस की मार्केट, एक्चुअली मुझे तो लग नहीं रहा कि यूएस मार्केट कोई गिरने वाली है, बट आई एम सेइंग इफ द वर्ल्ड इज अप, नॉर्मली वी वर ऑलवेज अप एंड एक्चुअली हम आउट परफॉर्म करते थे। खाली इस साल से कंफ्यूजन हो गया बिकॉज इंडिया ने इस साल मे बी 30 ईयर्स में इतनी अंडर परफॉर्मेंस नहीं करी। तो इसलिए ये साल हमारा थोड़ा अलग हो गया, वरना हमारा सिंपल था कि अगर जी मार्केट बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे, चाहे कम बढ़े या ज्यादा। एंड मोस्टली ओवर लॉन्ग पीरियड हम ज्यादा बढ़े हैं। और अगर मार्केट गिरती थी तो पहले हम बहुत गिरते थे, बट इन रिसेंट ईयर्स हमारी बीटा बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ लोकल फ्लोज कह लें, जो भी हो। एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल में है। इसलिए बियॉन्ड द पॉइंट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द वर्ल्ड अनलेस यू थिंक कि किसी भी रीजन से क्रैश हो सकता है। चाइना से हमें बियॉन्ड द पॉइंट compete नहीं करना है। चाइना गोइंग अप, वी कैन ऑल्सो गो अप बिकॉज दैट होल कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग मार्केट फंड्स, एशियन फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, इफ दे डू वेल बिकॉज ऑफ चाइना डूइंग वेल, तो उनका एग्रीगेट पोर्टफोलियो बढ़ गया, उनको फ्लोज आते हैं। ये नहीं कि इंडिया से आप निकाल के चाइना डाल रहे हो। ये सब कहानियां एक दो महीने के लिए एट द टर्न पॉइंट पे कोई कह सकता है। इसलिए जनरली वी शुड विश कि सब मार्केट्स अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा करें और हम उसे ज्यादा अच्छा कर लें। बट आई डोंट थिंक कि वो मार्केट्स क्रैश टाइप सिचुएशन में है जिसमें फिर इवन इफ यू डू वेल नॉट वेल एंड एज एन इकोनॉमी और एज कॉर्पोरेट अर्निंग्स फिर भी जी स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगी। इसलिए इट्स ओके, बट चाइना इटसेल्फ इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक। समीर सर, अगर मान लीजिए अगर किसी को यहाँ से अगर बहुत लंबा व्यू लेना हो, हालांकि ये एक नई जनरेशन बाजार में आ गई है, और जिनका पेशेंस भी थोड़ा सा कम है, और मतलब बहुत दूर का वो सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पुराने ख्यालात वाले लोग होंगे जो लंबा सोचते हैं, 5 साल 10 साल का व्यू लेके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो आपको इमर्जिंग थीम्स क्या लग रही हैं, जो नई थीम्स है जिसमें आपको लगता हो कि नहीं ग्रोथ अच्छी रहने वाली है और टेलविंड्स अच्छे हो सेक्टर के लिए? सो क्या है कि जो सेक्टर, कई सेक्टर्स तो लिस्टेड नहीं होते, तो इसलिए उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट हम डीप रिसर्च नहीं करते कि जब लिस्टेड होंगे तब हम बात करेंगे। सो इफ यू लुक एट द मार्केट दिस थिंग, वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो इट इज अ लूजिंग बेट इन इट सेल्फ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जिस कंपनी के आप शेयर खरीदेंगे उस कंपनी को भी पता है कि वो लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा। उनको पता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये सिचुएशन है या 3-4 ईयर्स में, बट 15-20 साल के लिए जो सोचता है और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, मोस्टली आई डोंट थिंक दे विल विन मोस्टली। बिकॉज आप क्या करोगे, फिर आप कोई वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं दोगे, आप कहोगे ये तो 20 साल की स्टोरी है तो अभी क्या हो गया। आप इतनी लंबी करोगे तो आप काफी खामियों को माफ कर दोगे ऑन द बेसिस कि ये सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव है। एंड एक्चुअली कई सेक्टर्स जो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज उनकी हाई ग्रोथ होती है, उसमें कंपटीशन भी बड़ा आता है। अब आप बोलो जी सोलर तो बड़ा अच्छा है क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो बड़ी सस्ती है और वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। बट लाखों लोग वही पैनल बना रहे हैं, लाखों लोग वही यूटिलिटीज खोलेंगे, हर आदमी वही बिजनेस करेगा। इट इज समटाइम्स बेटर कि आप कंपनी वैसी लें जो उसका सेक्टर लोगों को पसंद ही नहीं है। मेरे पास एक्चुअली एक बुक है इसके ऊपर, आई कैन ट्वीट ऑन इट। उस बुक ने एक्चुअली प्रूव किया फॉर द लास्ट पता नहीं 60 से उसने डेटा लिया कि जो सेक्टर्स का वेट S&P 500 में कम हुआ उसके स्टॉक्स एक्चुअली डिड बेटर। जिनका सेक्टर का वेट बढ़ा उसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स खराब थी। तो फिर वेट कैसे बढ़ा? वेट ऐसे बढ़ा कि वो नई कंपनियां उसमें लिस्ट होती गई। बट अगर आप इंडिविजुअली आपने किसी भी स्टॉक में डाला होता तो द सेक्टर विच श्रंक एक्चुअली हैड बेटर परफॉर्मेंस।
इसलिए ये इतना लॉन्ग का सेक्टर्स के हिसाब से मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, वरना हर आदमी कहेगा इंडिया, ये तो सालों साल से चलती जा रही है स्टोरी कि इंडिया में ये चीज बड़ी कम है, यूएस में इतनी है। इंडिया में कार्स 4 मिलियन बिकती हैं, वहां तो 4 मिलियन 1930s में बिकती थी, यहाँ इतने फ्रिज बिकते हैं, वहां तो 1940s में इतने फ्रिज थे, इसलिए ये जिंदगी भर की स्टोरी हो गई। और आपने देखा है सब स्टोरी 2-2 साल की होती है। समीर सर, एक आखिरी सवाल। 2025 लगभग लगभग अब महीने भर रह गए, खत्म हो जाएगा। और इसके साथ हम देखेंगे कि ये जो सदी जो चल रही है, इस सेंचुरी के मतलब एक क्वार्टर 25 साल निकल जाएंगे। आपने बाजार को हर फेज में देखा है, तमाम इवेंट्स के आप गवाह रहे हैं, साक्षी रहे हैं। जरा बताएंगे सर कि इन्वेस्टर बिहेवियर किस तरह से चेंज होता हुआ ऑफ लेट आपको दिखा है, क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं जिनकी सोच अलग है। और कोई नई किताब अगर आप पढ़ रहे हो, जरा वो भी बताइए कि आप ज्ञान कहां से और इकट्ठा कर रहे हैं। बुक तो बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एंड में ये प्रूव हो गया कि नए इन्वेस्टर भी बैलेंस्ड हैं। कैसे लगा? क्योंकि शुरू में जब ये 17-18 से फ्लोज बड़े जी बड़े थे, तो मैं भी बोलता था टीवी में और अपने लेटर्स में भी कि सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो मार्केट गिरते ही कहीं उसको उल्टा ना कर दें कि दे पैनिक एंड दे सेल अ लॉट। तो ऑल्दो अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन बैड मार्केट में वो क्या करेंगे, क्योंकि वो नया नया फेज था और मुझे लगता था कि इससे रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन इस साल का आप देखें कि इस साल मार्केट ने या म्यूचुअल फंड ने या इन्वेस्टर्स ने कोई पैसे नहीं बनाए हैं। एक बार बीच में 22 में भी ऐसे ही हुआ था। एंड जनरली लोग इन्वेस्ट करते रहे, आइदर बिकॉज उनके 5 ईयर रिटर्न अच्छे थे या 3 ईयर रिटर्न अच्छे थे, या उनको ये समझ आ गई है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो एक्चुअली ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है कि ये कैसे उन्होंने बिहेव किया है। उन्होंने एक्चुअली क्वाइट मेच्योरली बिहेव किया है। एंड हम म्यूचुअल फंड में हैं तो हमें भी नजर आता है कि जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन बल्कि फ्लो 20-25% बढ़ जाते हैं, जो डेली फ्लोज आते हैं ना हमारे बिजनेस में। तो अब तो आई कैन सी डायरेक्टली कि रियली द पब्लिक, चाहे उसमें नए इन्वेस्टर ही होंगे जितने भी, न्यू पता नहीं, न्यू एंड ओल्ड का मिक्स जो भी है, बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक यंग पीपल। उनको 30% रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देंगे, जो 1-2 साल लगा था ये सिचुएशन। आई थिंक वेरी गुड एंड वेरी बैलेंस्ड। तो बुक जी मैंने लास्ट कंप्लीट करी है 1929, जो ठीक है बुक। पहले मुझे लगता था कि बहुत अच्छी निकलेगी, बट ठीक है, फिर भी पढ़ सकते हैं लोग जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं यूएस की। कि 1929 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन हुई थी, उसका क्या, कैसे हुई, क्या हुआ। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि पैनिक वर्ड मत यूज करो, बिकॉज पैनिक लुक्स लाइक अ बैड वर्ड। तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया डिप्रेशन। देन डिप्रेशन बिकेम अ वेरी बैड वर्ड, एंड डिप्रेशन से और डिप्रेस हो गए लोग। पैनिक तो उनको लगता था जी कि जी वन जी। ऑफ हुआ है, एंड पैनिक में लगता था कि यू नो हो गया है, लेकिन इट्स नॉट रियली दैट फंडामेंटल। और डिप्रेशन बिकेम, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। बट अगर आपने डरना है तो आप डर भी सकते हो, क्योंकि वाइल इट वाज फॉलिंग, कैसे लोग बुलिश बातें करते थे। टीवी नहीं था, नहीं तो मैं भी उस वक्त बुलिश बातें कर रहा होता कि नहीं नहीं गिर गई 20%, नॉट टू वरी। अभी तो ये हमारी कार सेल हो रही है, रेडियो सेल्स हो रही हैं, वहां पे नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और जीडीपी भी ठीक थी और ये हो गया, न्यू एज चीजें हो रही हैं, लेकिन मार्केट गिरती गई। तो डरना है तो डर भी सकते हैं। अब मैं ज्यादा डरा नहीं, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। नहीं सर, डरना क्या है। अब तो मतलब आपको आपके अपने साथ साथ तमाम जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ख्याल तो आपको रखना है। तो ये बुक उनका ही मतलब ख्याल आपने जो रखना है जी, रेकमेंड की, उनके ख्याल से हमारा ख्याल अपने 1929, आप हो एंड्रयू जाता है। रॉस सॉर्किन। हाँ, मैंने कहा ये भी है, म्यूचुअल वाइस फंड का, वर्सा। बहुत मैं कह रहा शुक्रिया था सर, जी, ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जी सर जी। थैंक यू। नहीं सर, कुछ कुछ कह रहे थे, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ख्याल नहीं रखना है, साथ साथ उन्हीं का ख्याल रखना है। अगर हमारे इन्वेस्टर्स का ख्याल हो गया तो हमारा ख्याल ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, वो आपका ख्याल रखें, आप उनका ख्याल रखें, दोनों डिपेंडेंट, तभी तो इकोनॉमी और देश चलेंगे ये। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, हमेशा मज़ा आता आपसे बातचीत करके।
फिर से मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और बाजार की जब स्थिति बदलती है यहाँ से तो आपसे बातचीत हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।